हेलो बच्चों, मैं हाफिज इमेजिनियस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग संपूर्ण मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पिछला वीडियो में हमने संपूर्ण प्राचीन हिस्ट्री को कंप्लीट किए हैं। आप जो नहीं देखे हैं वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण प्राचीन हिस्ट्री मिल जाएगा, क्योंकि आपको प्राचीन हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन हिस्ट्री से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, तो वहाँ एक एक पॉइंट को हम समझा दिए हैं। और आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं वो पूरा संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय मध्यकालीन इतिहास को संपूर्ण देखेंगे। कब से कब तक देखेंगे? 1526 से लेकर के 1857 तक देखेंगे, और वहां से कुछ आगे भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो मेडिवल हिस्ट्री को समझने का प्रयास जो हम लोग करेंगे, तो कहां से प्रयास करेंगे? 1526 से हम लोग प्रयास करेंगे, उस चीज को समझेंगे एक एक पॉइंट को। तो आप लोगों को फिर से बता देते हैं, जो प्राचीन हिस्ट्री जिसको जो नहीं पढ़े हैं या तो प्राचीन हिस्ट्री का क्लास नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहां से पूरा वीडियो मिल जाएगा प्राचीन का। अब अच्छा से उसको देखिए और उसको नोट बनाइए और उसको समझने के प्रयास कीजिए। और आज का क्लास में सबसे महत्वपूर्ण क्लास आज का क्लास रहेगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग आज पूरा करने वाले हैं। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक बने रहिए। एक एक शब्द को समझाएंगे, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, एक एक जितने भी इसमें युद्ध आएंगे, जितने भी डेट आएंगे, सारे फैक्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री का पहला टॉपिक। पहला राजवंश जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, उस राजवंश का नाम है मुगल राजवंश। एक बात बता देते हैं कि मुगल राजवंश से पहले हम लोग जब मेडिवल देखते हैं, आप लोग भी मेडिवल में देखे होंगे, तो मुगल राजवंश से पहले बहुत ऐसे राजवंश थे। तो अंतिम मुगल राजवंश से पहले अंतिम जो राजवंश थे वो थे लोधी राजवंश थे। तो लोधी राजवंश के अंतिम जो शासक रहे थे इब्राहिम लोधी थे। उसी को पराजित करके बाबर साम्राज्य कह लो या मुगल साम्राज्य कह लो, मुगल राजवंश कह लो, यही के शासक बाबर जो होते हैं, ये बाबर क्या करते हैं, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके पानीपत के युद्ध में यहाँ एक नवीन राजवंश का उद्भव करता है, जो राजवंश का नाम आप लोग और हम लोग जो जानते हैं वो है मुगल राजवंश। ठीक है ना? तो आज हम लोग मुगल राजवंश देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गो द क्लास। तो हम लोग देखेंगे मुगल राजवंश। मुगल राजवंश का टाइम पीरियड क्या है मेरे दोस्तों? 1526 से लेकर के 1857 तक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं। लेकिन इसमें से ज्यादातर मुगल वंश को ही माना जाता है, क्योंकि मुगल वंश के जितने भी स्थापत्य है आज हमारे सामने में है, जैसे लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, इसके बहुत ऐसे स्थापत्य हमारे सामने में है, हम देखते हैं उसको और याद करते हैं, इसलिए मुगल वंश ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत में मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ही महत्व रखता है। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुगल राजवंश से पढ़ने जा रहे हैं। एक एक शब्द को समझना, इसका उद्भव कब होता है। एक नवीन राजवंश भारत में जो आते हैं, ये मुगल राजवंश 1526 में आते हैं। कब आते हैं? 1526 में। 1526 में जब ये आते हैं तो यहाँ के जो शासक हुआ करते हैं वो थे इब्राहिम लोधी। पॉइंट को समझना, इब्राहिम लोधी राजवंश के अंतिम शासक थे। तो 1526 में पानीपत का एक युद्ध होता है। उस युद्ध में एक तरफ बाबर लड़ रहे थे और एक तरफ इब्राहिम लोधी लड़ रहे थे, और दोनों का जब आमना सामना हुआ तो अंततः बाबर की जीत हो जाती है और भारत में एक नवीन राजवंश का उद्भव होता है। उसी राजवंश को हम लोग मुगल राजवंश कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका संस्थापक कौन होते हैं, इसका उद्भव कौन होते हैं। पानीपत का युद्ध अभी हम बताएंगे 1-2 मिनट बाद। इसके संस्थापक थे बाबर। आप लोग नाम याद रखिएगा, मुगल राजवंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल राजवंश के राजभाषा जो थे वो थे फारसी, राजभाषा थे फारसी, और राजधानी जो था वो था आगरा। आज गला जरा सा फंस रहा है, मतलब सर्दी जुकाम हो गया ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो राजभाषा थे फारसी और राजधानी जो थे इन लोगों ने राजधानी बनाया आगरा को, और इन लोगों का राजधर्म जो था वो था इस्लाम। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। संस्थापक बाबर है, राजभाषा फारसी, राजधानी आगरा, और इन लोगों का धर्म क्या था? राजधर्म था, यानी इन लोग मुस्लिम थे। अब यहां पर समझो,
कहा जाता है कि बाबर जो थे, बाबर का प्रारंभिक जीवन से ज्यादातर सवाल बनता है। आप इस पॉइंट को एक एक करके समझने की प्रयास कीजिए। बाबर का प्रारंभिक जीवन क्या है कि तैमूर और चंगेज खां, ये दो राजवंश जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश थे, बहुत ही शक्तिशाली राजवंश हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि तैमूर की तरफ से, तैमूर राजवंश की तरफ से ये पांचवा राजवंश हुआ करते थे, यानी पितृपक्ष की तरफ से ये तैमूर वंश के पांचवा राजवंश थे, और चंगेज खान की तरफ से 14वां यानी मातृपक्ष से 14वां राजवंश थे। तो इससे ये पता चलता है कि इसके धमनियों में दो राजवंश का रक्त दौड़ रहा था, यानी समझ सकते हो दो शक्तिशाली राजवंश की तरफ से आए हुए थे, इसके धमनियों में दो शक्तिशाली राजवंश के रक्त दौड़ रहे थे। तो इससे पता चलता है कि बाबर बहुत ही शक्तिशाली शासक रहे होंगे। बाबर का जन्म कहां हुआ है? इसका जन्म हुआ है 14 फरवरी 1483 को फरगना में। ये फरगना कहां पड़ता है? फरगना काबुल में पड़ता है। काबुल का क्षेत्र है फरगना, वहीं पर काबुल के क्षेत्र फरगना में 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा थे। कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। और इसकी जो माता थी वो थी कुतुब निगार खानम। पिता उमर शेख मिर्जा और माता कुतुब निगार खानम। और इसके दादी से सवाल बनता है, इसके दादी थी एहसान दौलत बेगम। अब यहां देखो कि एहसान दौलत बेगम इसको दादी थी, इसके दादी से क्या सवाल बनता है। कहा जाता है कि जब बाबर छोटा थे तो ये अपने दादी के साथ मतलब कि सोते थे, तो इसकी दादी कहानियां सुनाया करती थी। इसकी दादी क्या कहानियां सुनाया करती थी, क्यों सुनाया करती थी? उस वक्त फरगना क्षेत्र में या काबुल में गरीबी बहुत ज्यादा था। कितना गरीबी था आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पिता जो थे फरगना क्षेत्र के प्रमुख थे। कौन थे? प्रमुख थे। फरगना क्षेत्र के ये प्रमुख हुआ करते थे इसके पिता। जब इसके पिता प्रमुख थे उसके बावजूद भी इसके घर में खाने पीने की सामग्री में काफी कमी थी, काफी परेशानी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रमुख के घर में खाने पीने की सामग्री में इतनी कमी हो, इतनी परेशानी हो, तो आम पब्लिक का हालात वहां क्या रहता होगा। तभी बाबर जब अपने दादी के साथ जब ये सोते थे तो इसके दादी बाबर को कहानियां सुनाया करती थी कि विश्व में एक देश ऐसा है, पूरा विश्व में एक देश ऐसा है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको भारत कहते हैं। वहां पर कोई भूख से नहीं मरता है और वहां बहुत सारे खाने पीने के खाद्य और धन दौलत है, इसलिए वहां कोई भूख से नहीं मरता है। ये कहानियां एहसान दौलत बेगम किसको सुनाया करते थे? बाबर। और बाबर सुनते थे। तब अपने दादी को बाबर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं बड़ा होकर के जितना भी सोना, जितना भी धन दौलत, जितना भी सामान, सारी चीजों को मैं भारत से लूट लूंगा और मैं काबुल का गरीबी को मिटा दूंगा। इस बात को समझिए। यानी कहानियां सुनाया करते थे उसकी दादी, उस एहसान दौलत बेगम जो थी कहानियां सुनाया करते कि पूरा विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर कोई भूख से नहीं मरता है, वहां बहुत सोना चांदी है। तब बाबर क्या कहता है कि मैं बड़ा होकर के उस देश को लूट करके मैं क्या करूंगा? काबुल में गरीबी खत्म कर दूंगा। अब देखो, यानी इससे ये पता चलता है कि उस वक्त हमारा जो भारत है वो गरीब नहीं थे, उस वक्त ठीक ठाक थे। इस पॉइंट को समझिए पहले। फिर कहा जाता है कि जब इसके पिता फरगना क्षेत्र के जब प्रमुख थे, इसके पिता की जब मृत्यु हो जाते हैं तो कहा जाता है कि 15-16 साल में क्या हो जाता है कि बाबर वहां के प्रमुख बन जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, फरगना क्षेत्र के प्रमुख कौन बन जाते हैं? बाबर बन जाते हैं। यानी कब? 15-16 के उम्र में क्या हो जाते हैं कि बाबर वहां के प्रमुख बन जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो लड़का 15-16 के एज में अगर प्रमुख बन सकते हैं तो उसमें एक अच्छा शासक बनने का योग्य होगा, तब ना वो प्रमुख बने। तो सबसे पहले उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किए थे, हालांकि पानीपत से पहले 5 आक्रमण कर लिए थे, लेकिन यहां से भारत में 5 आक्रमण पानीपत के युद्ध से पहले किए थे, लेकिन उन युद्धों में जीत जाते थे और यहां से धन दौलत लेकर के फिर अपना क्षेत्र काबुल चले जाते थे, लेकिन भारत पर हुकूमत वो नहीं उस वक्त किए। लेकिन कहा जाता है कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, कब होता है पानीपत का युद्ध? प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। अब इस युद्ध में एक तरफ थे इब्राहिम लोदी और एक तरफ थे बाबर। दोनों का आमना सामना पानीपत के मैदान में होते हैं। तो कहा जाता है कि
जो पानीपत के युद्ध थे, तो एक तरफ बाबर की सेनाएं लड़ रहा था, एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेनाएं लड़ रहा था। तो बाबर की सेनाओं में 2 तोप चांची थे, यानी उनके पास बंदूक थे, तोप थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी को हार मिला। और इब्राहिम लोदी को हार नहीं मिला, बल्कि पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी वीरगति प्राप्त हो गए। एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन लेवल पर कि कौन से शासक थे जिनको युद्ध के मैदान में ही वीरगति प्राप्त हो गया। तो मात्र एक शासक थे जो वीरगति प्राप्त हो गए थे युद्ध के मैदान में ही, उस शासक का नाम है इब्राहिम लोदी। आप लोग याद रखिए, यही पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी वीरगति प्राप्त हो गए। किसके हाथों में वो शिकस्त हो गए थे? बाबर के सेनाओं के हाथों में। यानी यहीं पर मुगल वंश का या बाबर का यहीं पर जीत हो जाती है और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेते हैं। और दिल्ली सल्तनत पर एक नवीन राजवंश का उद्भव होता है। यही राजवंश का नाम होता है मुगल राजवंश। यानी कब मुगल राजवंश भारत में आ जाते हैं? 1526 में। पॉइंट को समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1526 में किस नवीन राजवंश का उद्भव हुआ था भारत में? तो वो थे मुगल राजवंश। या तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये तो बोर्ड में तो बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग डेट को याद रख लीजिए कि 21 अप्रैल 1526 में एक तरफ बाबर की सेनाएं लड़ रहे थे, एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेनाएं लड़ रहे थे। इब्राहिम लोदी को वीरगति प्राप्त हुआ और बाबर की सेनाओं या तो बाबर वहां पर जीत जाते हैं और भारत पर अपना सल्तनत विस्तार कर लेते हैं, यानी भारत पर सल्तनत अपना फैला लेते हैं। अब आता है कि दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। अब यह बाबर का जो ये 4 युद्ध हम लिखे हैं, ये चारों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पानीपत का प्रथम युद्ध ये तो अक्सर पूछा जाता है। दूसरा युद्ध जो है वो खानवा का युद्ध है। ये खानवा का युद्ध, ये खानवा नामक स्थल को हुआ था। एक तरफ जो लड़ रहे थे, एक सेकंड जरा से हमें जगह बना देते हैं समझाने के लिए। यहाँ ये 1526 आप लोग देखिए, ये जो खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। एक तरफ था राणा संगा और एक तरफ था बाबर की सेना। कहा जाता है कि इसको दिल्ली सल्तनत पर शासक बने रहने के लिए इसको राणा संगा को पराजित करना बहुत ही जरूरी हो गया था। अगर ये, क्योंकि राणा संगा भी दिल्ली पर हुकूमत करना चाहते थे, तो दिल्ली पर अपना शासन जमाए रखने के लिए बाबर को क्या करना पड़ा कि यहां पर इसको राणा संगा को हराना बहुत जरूरी हो गया था। तो एक तरफ बाबर की सेनाएं और एक तरफ राणा संगा की सेनाएं खानवा नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने होते हैं। 17 मार्च 1527 ईस्वी को इस युद्ध में राणा संगा पराजित हो जाते हैं, बाबर जीत जाते हैं। कहा जाता है कि राणा संगा पूरी तरह से इस युद्ध में घायल हो गए थे, यहां तक कहा जाता है उसका हाथ भी कट गया था। तो इस प्रकार से 17 मार्च 1527 को दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। इस पॉइंट को आप लोग समझने के प्रयास कीजिए। फिर कहा जाता है तीसरा युद्ध का इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है वो चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। एक तरफ था मेदिनी राय और एक तरफ था बाबर की सेनाएं। अब यहां पर देखो, एक तरफ मेदिनी राय और एक तरफ बाबर की सेनाएं। तो कहा जाता है कि ये मेदिनी राय को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक खानवा का जो शासक थे, कौन थे? राणा संगा ने अपने सामंतों से कहा कि आप लोग जाइए और मेदिनी राय को हेल्प कीजिए। तो उसके सामंत जाने से इनकार कर देते हैं, यानी उन लोग मतलब कि एक प्रकार से हेल्प नहीं करना चाहते हैं। और क्या करते हैं, जब बार बार ये राणा संगा बोल रहे थे कि जाइए और मेदिनी राय को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, तो उनके सामंत लोग क्या कर दिए, उनको कह दिया कि लीजिए पानी पीजिए, और पानी में विष मिला दिया और राणा संगा की वहां पर मृत्यु हो जाती है। और अंत तक क्या होते हैं कि चंदेरी का युद्ध में, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिए कि चंदेरी का युद्ध में 1528 ईस्वी में एक तरफ मेदिनी राय, एक तरफ बाबर। तो अंततः क्या होते हैं कि मेदिनी राय यहाँ पर पराजित हो जाते हैं और बाबर की यहाँ पर जीत हो जाती है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट और बड़ी महत्व ही युद्ध था बाबर का। यानी देख रहे कि इस युद्ध में यहाँ पानीपत का युद्ध हो या खानवा का युद्ध हो या चंदेरी का युद्ध हो, इस सारे युद्धों में जीत रहे हैं कौन? ये जीत रहे हैं, बाबर जीत रहे हैं। अब आता है तीसरा में घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध में एक तरफ था महमूद लोदी और एक तरफ था बाबर की सेनाएं। तो इन
एक तरफ बाबर की सेनाएं, एक तरफ महमूद लोदी, दोनों का जब आमना सामना होता है घाघरा नामक स्थान पर, ये घाघरा नदी के तट पर दोनों का आमना सामना होते हैं, और क्या होते हैं कि 5 मई 1529 को एक घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत जाते हैं। इस प्रकार से भारत में लगभग सभी जगह इसके साम्राज्य का विस्तार हो जाते हैं। अब इनसे सवाल बनता है, ये 4 युग से तो सवाल बनता ही है, अब इसका सबसे ज्यादा सवाल बनता है कि मृत्यु से। इसका मृत्यु, बाबर का मृत्यु कब हुआ था? इसका मृत्यु हुआ था 1530 में, लेकिन मृत्यु पर जरा सा विवाद का विषय है। ये विवाद का विषय क्यों है? एक इतिहासकार का नाम है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा क्या बताते हैं कि हुमायूं जो इसके पुत्र थे, हुमायूं बहुत जोर से बीमार पड़ गए, बहुत जोर से बीमार पड़ गए, तो इन्होंने अल्लाह के सामने फरियाद किया। क्या फरियाद करते हैं कि हे अल्लाह, हमारे जो पुत्र है आप उसको ठीक कर दीजिए और हमें उसके बदले में बीमार कर दीजिए। तो आर.एस. शर्मा इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे हुमायूं ठीक होते गए और बाबर बीमार होते गए, और तब तक बाबर की इसी बीमारी की हालत में मृत्यु हो जाती है। ये कथन जो है वो आर.एस. शर्मा का है। लेकिन हुमायूं की एक पुत्री थी गुलबदन बेगम अपनी बुक हुमायूंनामा में लिखते हैं। हुमायूंनामा हुमायूं के ऊपर लिखा हुआ बुक है, तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा में लिखते हैं, बाबर की मृत्यु के बारे में वो टिप्पणी करती है और कहते हैं कि जो इब्राहिम लोदी जो मतलब कि बाबर ने जिसको पराजित किया था कब, पानीपत का प्रथम युद्ध में, तो इब्राहिम लोदी की जो माता थी, इब्राहिम लोदी की माता, इन्होंने विष दे दिया था, जिसकी वजह से बाबर का मृत्यु हो गया था। इस पॉइंट को आप लोग समझें। यानी देखिए, गुलबदन बेगम अपनी किताब में टिप्पणी करते हुए बताती है कि इब्राहिम लोदी की माता ने विष दिया, जिसके कारण से, जहर दे दिया, जिसके कारण से बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस बात को आप लोग समझिए। तो इसके मृत्यु पर यहाँ पर 2 हम लिख दिए, आर.एस. शर्मा और गुलबदन बेगम। आप लोग जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं मुगल राजवंश का अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे। बाबर जो पढ़ रहे हैं, बाबर के शिक्षा से सवाल बनता है। तो बाबर के शिक्षा से जो सवाल बनता है, तो बाबर नामा से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। तो बाबर की जो आत्मकथा था, ये आत्मकथा इन्होंने स्वयं लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा। जो आत्मकथा उन्होंने स्वयं लिखा उसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, तुजुक-ए-बाबरी। इसी आत्मकथा का नाम है वाकियात-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी या तो फिर वाकियात-ए-बाबरी। फिर इसी का नाम है कि बाबरनामा। हम लोग शॉर्ट में आप लोग या हम लोग क्या कहते हैं, बाबरनामा। बाबरनामा को ही तुजुक-ए-बाबरी, वाकियात-ए-बाबरी कहा जाता है। ये किस भाषा में है? यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। यह कथा, यह आत्मकथा जो लिखा था, बाबर ने जो लिखा था स्वयं, यह आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा गया था। कहा जाता है कि बाद में इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे, बाबरनामा को जो अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे वो थे लिडेन एवं अस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद किए, और फिर बाद में मैडम हेनरी बेवरीज ने भी अंग्रेजी में अनुवाद किए। तो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले तीन इतिहासकार है। कौन कौन है? लिडेन एवं अस्किन है, मैडम हेनरी बेवरीज है। अब बाबर के सिक्के से सवाल बनता है कि बाबर जब शासक थे तो क्या उन्होंने सिक्का का प्रचलन किया था कि नहीं? तो हाँ, बाबर ने सिक्का का प्रचलन किया था, लेकिन वो सिक्का काबुल क्षेत्र में चलाया था। वो सिक्का का नाम था सारूख, यानी सारूख नाम का सिक्का बाबर ने चलाया था। कहां पर चलाया था? काबुल में चलाया था। किस धातु का था? तो वह धातु चांदी के धातु का सिक्का चलाया था। फिर और इन्होंने कंधार में एक सिक्का चलाया था। किस धातु का? चांदी धातु का कंधार में चलाया था। वो सिक्का का नाम था बाबरी, यानी बाबरी नाम का सिक्का भी उन्होंने कंधार में चलाया था। अब बाबर के स्थापत्य से ज्यादा सवाल बनता है। बाबर के स्थापत्य में क्या आता है कि बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? मस्जिद का निर्माण करवाया। पानीपत पर जहां युद्ध हुआ वहां भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया, और संभल में भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो इसका इन्होंने 3 मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या में जो मंदिर है, जो मस्जिद का निर्माण करवाया, वो बाबरी मस्जिद आज भी आप लोग को पता भी है। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाले कौन थे? बाबर थे। तो इन्होंने 3 मस्जिद का निर्माण करवाया। और फिर सवाल बनता है
कि ताश के पत्ते का भारत में प्रचलन किसने किया, किन्होंने सबसे पहले भारत में ताश के पत्ते का प्रचलन किया, तो वो कौन थे, बाबर थे। बाबर ने ताश के खेल का प्रचलन किया था। और इनके सबसे जो प्रमुख जो एक और सवाल बनता है कि इसके समय में बेहजाद नाम का एक व्यक्ति जो थे वे बहुत बड़े चित्रकार थे, यानी प्रमुख चित्रकार उस समय के बाबर साम्राज्य के जो माने जाते हैं वो बेहजाद माने जाते हैं। तो ठीक है ना, ये हम लोग का जो टॉपिक हुआ ये बाबर का था। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बाबर के बाद हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं हुमायूं के बारे में। अब हम लोग जरा सा मतलब हुमायूं को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट या तो नोट कर लीजिए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं मुगल राजवंश का अगला शासक हुमायूं। आप लोग याद रखिए कि मुगल राजवंश में 3 शासक ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग इसे गिनती के तौर पर याद रखिए 1 2 3, बस 3 शासक ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके 3 शासक। पहला आप बाबर ले लीजिए, बाबर का जो पुत्र था वो है हुमायूं, हुमायूं को ले लीजिए, और हुमायूं का जो पुत्र है वो अकबर। बस यही 3 बाबर, हुमायूं, अकबर, ये 3 शासक एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व है। तो बस 3 शासक पढ़ना ज्यादातर मुगल राजवंश में, यानी किसको, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को। तो बाबर हम लोग देख लिए, तो बाबर का क्वेश्चन कहां से, आत्मकथा से ज्यादा सवाल पूछेगा। अब इसके बाद हम लोग अगला शासक जो देखते हैं वो हुमायूं को देखते हैं। तो बाबर जीवित रहते ही इस बात को उन्होंने लोगों को बता दिया था कि मेरे बाद जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, हुमायूं बनेगा, यानी ये पिता को रहते हुए उत्तराधिकारी बन चुके थे। तो जब कहा जाता है कि 1530 में बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो अगला शासक कौन बनते हैं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये पूरा इसका नाम है, आप लोग इसको याद रखिए। इसके शासनकाल 2 को दिखाया जाता है, एक 1530 से 1540 और एक है 1555 से 1556। अब यहाँ 2 टाइम क्यों दिखाया गया है, क्योंकि इस बीच में यहाँ पर 1540 के बाद दिल्ली सल्तनत पर एक राजवंश आता है जिसको सूरवंश कहते हैं, यानी शेरशाह सूरी आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत पर। एक चीज अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे, चंदेरी के युद्ध में एक तरफ था मेदिनी राय, ये मेदिनी राय, अब यहाँ जरा सा सुन लीजिए, मेदिनी राय, और एक तरफ था बाबर का सेना। तो ये बाबर के सेना की तरफ से जो लड़ रहे थे एक व्यक्ति का नाम था शेर खां। तो शेर खां एक साधारण सेना के रूप में लड़ रहे थे, किसके तरफ से, बाबर की तरफ से। और शेर खां ने पहली बार बाबर को सामने से देखा था और बाबर के सेनाओं को भी सामने से देखा था। सबसे मजे की बात तो ये है कि एक साधारण सैनिक के रूप में पहली बार बाबर को देखते हैं और बाबर के सेना को देखते हैं। तब वो अपने आप से कहते हैं कि अगर मेरे बाजू में ताकत रहा और वक्त ने मुझे साथ दिया तो मैं एक दिन दिल्ली सल्तनत पर बैठ के दिखाऊंगा, यानी दिल्ली सल्तनत मेरे हाथ में रहेगा। तो यही क्या होता है कि बाबर मरने से पहले हुमायूं को एक बात बता देते हैं कि देखिए आप क्या करना है कि ये जो शेर खां है, शेर खां को चलाक अफगान भी कहा जाता है, चलाक अफगान, यानी बहुत ये चलाक आदमी थे। तो कहा कि ये शेर खां से आप हमेशा बच के रहिएगा, क्योंकि वरना ये क्या करेगा, कभी भी ये बाजी को पलट सकता है। तो अंततः ये बाजी को पलट देते हैं कब, 1540 पर दिल्ली सल्तनत पर जो राजवंश आते हैं वो कौन आते हैं, शेर खां आते हैं। आप इसको याद रखिए। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के जो पिता थे वो थे बाबर, जो माता का नाम थे वो थे महम सुल्ताना, और पत्नी जो थी वो हमीदा बानो, और इसके पुत्र जो थे वो अकबर थे, यानी अकबर महान। अभी आगे हम लोग स्टडी करेंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ था, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल के क्षेत्र में। कब हुआ था, 1508 में। इसका जन्म काबुल में हुआ 1508 में, और मृत्यु से सवाल बनता है, मृत्यु इसका हुआ था 1526 में। अपने ही घर में एक पुस्तकालय बनाए थे और वहां के सीढ़ियों से उतर रहे थे तो पांव फिसल गया और वहां पर वो गिर गए और इसका मृत्यु हो जाता है। तो जन्म है 1508 और मृत्यु 1556। आप लोग इस चीज को याद रखिए। कहा जाता है कि हुमायूं का जो प्रमुख युद्ध है, युद्ध तो इन्होंने बहुत किए, इनका प्रमुख युद्ध जो है वो है चौसा का युद्ध। चौसा कहाँ पड़ता है, चौसा बिहार में पड़ता है, कर्मनाशा नदी पर। कर्मनाशा नदी के किनारे एक जगह का नाम है चौसा, ये जो बिहार में पड़ता है। यह युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में, और इस युद्ध में एक तरफ था शेर खां,
यही चला कब होगा, यानी शेर खां, और एक तरफ था हुमायूं। और इसमें क्या होते हैं कि शेर खां जीत जाते हैं, हुमायूं की हार हो जाते हैं, और हुमायूं क्या करते हैं कि घोड़ा समेत ये गंगा में कूद जाते हैं जान बचाने के लिए। यानी पिताजी ने कहा था कि आप इससे बच के रहिएगा। अंततः युद्ध जब हुआ तो क्या होता है कि शेर खां यहाँ पर जीत जाते हैं, हुमायूं पराजित हो जाते हैं, हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा में घोड़े के समेत कूद जाते हैं। दूसरा प्रमुख युद्ध है कन्नौज का युद्ध। ये कन्नौज का युद्ध में भी जो आमना सामना हुआ 17 मई 1540 को, कब 17 मई 1540 को, एक तरफ वही शेर खां और एक तरफ बाबर सेना, यानी कह सकते हुमायूं की सेना, या तो मुगल की सेना। और अंततः क्या होते हैं, शेर खां यहाँ भी जीत जाते हैं और हुमायूं हार जाते हैं, और हुमायूं फिर क्या करते हैं कि गंगा नदी में जाकर कूद जाते हैं घोड़ा समेत और अपनी जान बचा लेते हैं। अब क्या होता है कि हुमायूं, इसके बाद अब हुमायूं का क्या हो गया, सल्तनत हाथ से जा चुका है, अब हुमायूं भी कहीं का शासक नहीं है। तो हुमायूं क्या करते हैं कि अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चले जाते हैं किधर, काबुल तरफ, कंधार तरफ, सिंध तरफ। उधर वो क्या करते हैं कि 15 वर्ष, कब तक, 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जीता है। इस वक्त हुमायूं कहीं का शासक नहीं होता है। अब देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत पर जो भी कब्जा किए हुए थे, अब ये समय था कि जहां पर ये किसी कहीं का शासक नहीं है, ना दिल्ली का है, ना काबुल का है, ना कंधार का है, ना सिंध का, किसी भी क्षेत्र का नहीं है। 15 साल तक इन्होंने सबसे इंपोर्टेंट समय निकाल दिया, 15 वर्ष तक इसका निर्वासित जीवन माना जाता है। तब ये कहां पर होते हैं, सिंध जाते हैं, और सिंध में एक शासक होते हैं जिसका नाम था वीरसाल सिंह सोदा। वीरसाल सिंह सोदा के यहाँ पर ये ठहरते हैं, कहां पर, अमरकोट महल। ये महल जो था वीरसाल सिंह सोदा का महल था, यहीं पर क्या होता है, अमरकोट में ही ये जाके निर्वासित जीवन जी रहे होते हैं। यहीं पर इसका एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है अकबर। कहा जाता है कि जब अकबर का जब जन्म हुआ तो उस दिन हुमायूं क्या करते हैं कि अपने सेनाओं में एक एक कस्तूरी बांटते हैं और कहते हैं कि आज तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है सिवाय कस्तूरी के। और फिर बताते हैं कि यह कस्तूरी का महक जिस प्रकार चारों दिशाओं में फैल रहा है, एक दिन मेरा पुत्र का भी शासन चारों दिशाओं में फैलेगा। किसके बारे में बोलते हैं, अपने पुत्र अकबर के बारे में। और फिर ये क्या करते हैं, अपने सेनाओं को इकट्ठा करते हैं, फिर ये मतलब कि अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं, और 1555 में पुनः क्या करते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर फिर से हुमायूं आ जाते हैं, यानी मुगल वंश फिर से आ जाते हैं 1555 में। 1555 में युद्ध होता है, किसके साथ होता है, यही शेर खां के उत्तराधिकारी जो रहे थे उसके साथ युद्ध होता है, और ये युद्ध में हुमायूं जीत जाते हैं, और 1555 में फिर से दिल्ली सल्तनत पर हुमायूं आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात तो ये है कि 1555 में दिल्ली सल्तनत पर आते हैं, लेकिन क्या घटना घटती है कि उसके भवन में एक पुस्तकालय था, वहीं पर वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और गिर जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाते हैं। इसी पर एक इतिहासकार थे लैनपुल ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते दुनिया से चला गया। ठीक है ना। तो फिर कहा जाता है कि इस पर सवाल क्या बनता है कि नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का मकबरा कहाँ है। मकबरा से अक्सर सवाल पूछा जाता है, इसका मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, इसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, आज भी है कहाँ पर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो आप लोग इस प्रकार से एक एक पॉइंट को एक प्रकार के इस पॉइंट को समझिए। और इस पर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसके 3 शासक को, इस राजवंश का नाम याद रखना है और तीनों का क्रम से पढ़ना है, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो हम लोगों ने बाबर को देख लिए, हुमायूं को भी देख लिए। अब हम लोग अगला जो शासक इस राजवंश के सबसे महान और सबसे महत्वपूर्ण शासक जो पढ़ेंगे वो अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट से कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला हम लोग अकबर को पढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग मुगल राजवंश का अगला शासक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक अकबर को देखने का प्रयास करते हैं। इतिहास में 2 शासक को बहुत ही महत्व दिया जाता है। एक प्राचीन इतिहास में अशोक, आप लोग पढ़े होंगे अशोक, जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए, प्राचीन इतिहास को पढ़ाए, वहां पर बताए हैं कि अशोक को प्राचीन इतिहास में सम्राट अशोक कहा गया, यानी महान। और मेडिवल में अकबर को महान कहा गया है, यानी 2 शासक को महान बताया गया है, एक अकबर को और एक अशोक को। तो आज हम लोग
अकबर महान को देखने का प्रयास और समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1556 से लेकर के 1605 तक, आप लोग इसके टाइम पीरियड को याद रखिएगा, 1556 से लेकर के 1605 तक। इसका पूरा नाम से सवाल बनता है, इसके उसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था इसका पूरा नाम? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और इसके पिता से जो सवाल बने तो इसका पिता क्या है? हुमायूं। इसके पिता कौन थे? हुमायूं, आप लोग याद रखिएगा। और इसकी माता जो थी वो हमीदा बानो। तो इसके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो। इसके पत्नी से सवाल बनता है, इसके तीन पत्नी थे, एक रुकैया बेगम, एक हरका बाई को जोधा अकबर भी कहते हैं, आप लोग सुने होंगे जोधा अकबर, और एक सलीमा बेगम। यानी इनकी 3 पत्नियां रुकैया बेगम, हरका बाई और सलीमा बेगम। अक्सर इसके पुत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके पुत्र से भी सवाल बनते हैं। इसके पुत्र थे सलीम, मुराद और दानियाल। ये मुराद दानियाल जो थे, इन लोग को मतलब कि मद्यपान मतलब कि शराब ज्यादा पीते थे, जिसकी वजह से मृत्यु हो गए थे जल्दी। एक पुत्र जो सलीम, ये सलीम का जन्म हुआ था तो बड़ा एक प्रकार से ना होता कि पुत्र का मतलब कि बड़ा लोग मतलब कि चढ़ावा चाहते हैं, मांगते हैं, तो इस प्रकार से इसका जन्म हुआ था। सलीम का जन्म कहाँ हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में। शेख सलीम चिश्ती एक बाबा थे, तो इसी के कुटिया में सलीम का जन्म हुआ था। और ये सलीम जो थे, जब ये शासक बने तो ये चिश्ती संप्रदाय के पोषक बने। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। इसका जन्म कहाँ हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में, और सलीम जो थे चिश्ती संप्रदाय के पोषक बने। इसके पुत्री से सवाल बनता है। इसके पुत्री 3 थे, एक सुल्ताना बेगम, एक आराम बानो बेगम और एक शुक्र निशा बेगम। 3 पुत्री, सुल्ताना बेगम, आराम बानो बेगम और शुक्र निशा बेगम। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इसके राज्याभिषेक से ज्यादा सवाल बनता है। राज्याभिषेक जब इसका हुआ था, जैसे 1556 में जब हुमायूं का जब मृत्यु हो जाता है, तो हुमायूं की मृत्यु को गुप्त में रखा जाता है, यानी गुप्त में रखा जाता है, बताता नहीं है। और क्या होता है कि इसका राज्याभिषेक करा देता है। राज्याभिषेक इसका जो राज्याभिषेक जो कराया था, इसका राज्याभिषेक कराने वाले थे बेरम खां। बेरम खां संरक्षक थे, किसके संरक्षक थे? अकबर के। लेकिन इससे पहले हुमायूं के संरक्षक थे। इससे पहले हुमायूं के संरक्षक थे। तो हुमायूं का पुत्र जो है वो कौन है? अकबर। तो अब किसके संरक्षक बन गए? अकबर के संरक्षक बन गए। तो अक्सर एक सवाल मिलता है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कहां पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा के किस जगह में? कालानौर में। हरियाणा के कालानौर में ईंट के चबूतरे पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। अक्सर यहां से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक का राज्याभिषेक ईंट के चबूतरे पर हुआ था? तो वो अकबर ही थे। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी किस शासक का ईंट के चबूतरे पर राज्याभिषेक हुआ था? तो वो कौन थे? अकबर ही थे। अकबर के जो संरक्षक थे कौन थे? बेरम खां थे। 1556 से लेकर के 1560 तक बेरम खां जो है वो अकबर के संरक्षक थे। तो अकबर ने ही ये क्या बोलते हैं, बेरम खां ने ही अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। कब? 14 फरवरी 1556 को। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। जब ये शासक बने, कौन? अकबर जब शासक बने तब इन्होंने क्या क्या प्रारंभिक काम किया? तो सबसे पहले प्रारंभिक काम और सबसे अच्छा काम या तो प्रारंभिक सुधार जो सबसे पहले किए, इन्होंने क्या किए इस चीज को देखिए। 1562 में सबसे पहले दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। एक प्रारंभिक जो सुधार हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा इंपॉर्टेंस है 1563 में तीर्थ यात्रा कर, जो लोग नहीं जाते थे यात्रा करने के लिए, तो तीर्थ यात्रा जो कर था वो अकबर ने उस पर भी प्रतिबंध लगाया। और इसमें और एक इंपॉर्टेंस ये है कि 1564 में, कब? 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अब सवाल उठता है कि 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो जजिया कर की शुरुआत कहां से हुई? तो जजिया कर की शुरुआत जो हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने
शुरू किया था। और इसका प्रतिबंध कब लगाया, इसको कब हटा दिया गया? 1564 में जजिया कर को हटाने वाले कौन है? महान अकबर है। यानी अकबर महान ने ही जजिया कर को हटाया। फिर आगे हम लोग जब पढ़ेंगे औरंगजेब, तो वहां देखेंगे औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लागू कर दिया था। तो प्रारंभिक सुधार में 3 महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? कि दास प्रथा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा कर पर समाप्ति और जजिया कर पर भी प्रतिबंध, यानी जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। ये 3 इसके महत्वपूर्ण काम है। तो ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट्स कर लिए, तो स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे इसी पर देखेंगे। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। मुगल राजवंश में हम लोग अकबर पढ़ रहे हैं, यानी अकबर महान को हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे क्या देखते हैं कि अकबर के कल्याणकारी कार्य। अभी इससे पहले हम लोग क्या देखें कि अकबर के प्रारंभिक सुधार। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सुधार किया कि जजिया कर को हटाया, तीर्थ यात्री कर पर प्रतिबंध लगाया, यानी वो सब सारे अच्छे जो काम थे उसको सुधार किए। यानी यही सब की वजह से तो अकबर को महान कहा गया है। भारतीय इतिहास में 2 राजाओं को, 2 शासक को महान की संज्ञा दी गई है। प्राचीन में देखोगे अशोक को महान कहा है, यानी सम्राट अशोक को। और जब मेडिवल में देखोगे तो मेडिवल में अकबर को, यानी अकबर को महान कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ धार्मिक सुधार भी इन लोगों ने किए थे। यानी कुछ शासक या कुछ राजा ऐसे पड़ते हैं जो धर्म के खिलाफ, यानी धर्म युद्ध भी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या करते हैं कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता दिया है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे धर्मों को मानते हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार की इन लोगों के में कोई घटनाएं नहीं घटी थी। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि अकबर के कल्याणकारी कार्य। अकबर के कल्याणकारी कार्य में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। जो बाल विवाह था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भी एक अच्छा काम ही है। दूसरा काम क्या है कि पशु हिंसा। ये पशु हिंसा भारत पर पहले प्रतिबंध लगाने वाले कौन है? अकबर है। जिन्होंने कहते हैं कि अकबर ने पशु हिंसा पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाए थे। तो पशु हिंसा पर प्रतिबंध किसने लगाए थे? अकबर ने लगाए थे। तीसरा क्या है, इन्होंने क्या कि बहु विवाह जो है, ये बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने राज्य में एक नियम लागू कर दिया। कहा कि अगर कोई आदमी एक से अधिक शादी नहीं कर सकता है, अगर उसको दूसरी शादी करना है तो पहली जो पत्नी है उसको एक प्रकार से बांझ नहीं कहते हैं, वो बच्चा नहीं उत्पन्न कर पा रही हो, तो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हो, या किसी कारणवश आप इस दुनिया में नहीं हो, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। तो अकबर ने क्या कर दिया कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। और जो शादी का जो नियम था, उन्होंने क्या कर दिया कि बालिका का जो एज है, बालिका का आयु 14 वर्ष कर दिया। बालिका का आयु कितना होना चाहिए? 14 वर्ष। और बालक का आयु कितना होना चाहिए? 16 वर्ष होना चाहिए। तो ये हमारे अकबर के कल्याणकारी कार्य है। यानी यहां से भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब दूसरा जो है अकबर का आगे जो है धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, प्रारंभ को देखते हैं। प्रारंभ में क्या है कि पर्सा के जो शासक थे फ्रेडरिक, और इंग्लैंड की जो एलिजाबेथ थी। पर्सा के शासक फ्रेडरिक और इंग्लैंड के एलिजाबेथ, इन दोनों ने अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा है। क्या कहा है? प्रबुद्ध निरंकुश कहा है। किसने यह शब्द कहा है? फ्रेडरिक और इंग्लैंड के एलिजाबेथ ने अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा है। अकबर का धार्मिक नीति कैसा था? तो अकबर का धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति था। सुलह कुल का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मान्यता देना। देख रहे हैं ना, यानी अकबर के राज्य में अकबर का जो धार्मिक नीति था सुलह कुल पर आधारित था। मतलब सुलह कुल का अर्थ क्या होता है कि सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करना। और अकबर जो थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे, मुस्लिम थे। तो उन्होंने 1575 में इबादत खाना बनाया। इबादत खाना का मतलब होता है कि धर्म संसद भी कर सकते हो। ये धर्म संसद जो बनाया था 1575 में बनाया था। यहाँ पर क्या होता था कि सिर्फ मुस्लिम विद्वान आया करते थे, और मुस्लिम विद्वान क्या करते थे? धर्म की बातें करते थे, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को बताते थे, इस्लामी तारीख बताया करते थे। तब अकबर ने सोचा कि देखो कि सिर्फ इस्लामी तथ्य को जानने से नहीं होगा, सभी धर्मों के विद्वानों को यहाँ पे बुलाया जाए, और सभी विद्वानों जब यहाँ पर आएंगे तो सभी धर्मों के बारे में कुछ न कुछ सीखेंगे। तो वहां से एक निरंकुश निकलेगा, वहां से एक मतलब कि कंक्लूजन निकलेगा। इससे ये पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि कौन सा धर्म अच्छा है। तब अकबर ने क्या कर दिया? 1578 में इसी इबादत खाना में, इसी धर्म संसद में
जितने भी धर्म थे सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाना शुरू कर दिया कि सभी लोग आइए। और आते कब थे? संडे को आते थे और सारे विद्वान बैठ जाते थे और अकबर भी रहते थे और वहां पर धर्म की बातें होती थी। तो क्या हुआ कि कुछ दिन होते होते जब दूसरे धर्म के विद्वान जो आने लगे, विभिन्न धर्मों के विद्वान आने लगे, तो सभी धर्मों के विद्वानों में एक नोक झोंक होने लगा। तो अकबर ने सोच लिया कि कहीं ना कहीं ये नोक झोंक एक बड़ा परिवर्तन या बड़ा रूप ना ले ले, जिससे हमें एक खतरा का सामना करना पड़ेगा। तब अकबर ने इसी इबादत खाना को जो 1575 में जो शुरू किया था, अंततः 1582 में इसको क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? कि यहाँ जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं आगे चल करके धर्म के नाम पर कहीं मुझे खतरे का सामना ना करना पड़े। यही वजह से 1582 में अकबर क्या करते हैं? इबादत खाना को बंद कर देते हैं। देख रहे हो ना, यानी अकबर का सोच को देखिए, अकबर को महान क्यों कहा गया है? सवाल तो ये खड़ा होता है कि अकबर को महान क्यों कहा गया है। तो अकबर का सोच देख रहे हैं कि कहीं मुझे धर्म के नाम पर आगे खतरे का सामना ना करना पड़े, इसलिए इसी चीज को बंद कर दो। और अंततः 1582 में बंद कर देते हैं। और जब अकबर ने इसको बंद कर दिया, उसके बाद अकबर कुछ बात को समझते हैं और एक नए धर्म का प्रतिपादन करते हैं, एक नए धर्म को प्रचलित में लाते हैं। उस धर्म का नाम था दीन इलाही। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन इलाही को किसने प्रचलित में लाया था, कौन चलाए थे? तो दीन इलाही को जो लाए थे वो अकबर लाए थे। कब लाए थे? 1581 या 1582। इस पर जरा सा दो तथ्य मिलते हैं। कुछ किताब में 1581 बताता है, कुछ किताब में 1582 बताता है, लेकिन आप लोग फिलहाल 1581 को इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर किताब में 1581 ही लिखा मिलता है। तो दीन इलाही जो भारत में अकबर ने जो लाए थे, दीन इलाही एक नया धर्म था। ये क्या था? एक नया धर्म था। और ये धर्म को प्रचलित में लाने वाले कौन है? अकबर है। ये दीन इलाही कब लाए थे? 1581 में लाए थे। इसके जो लेखक कह लो, इसके राइटर कह लो, ऑथर कह लो, अब जो कह लो, इसके राइटर और लेखक जो थे वो थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। ये अबुल फजल जो है वो दीन इलाही के लेखक माने जाते हैं। फिर इस धर्म नीति में एक मजहरनामा बोल करके एक था मजहरनामा। यह क्या था? एक घोषणा, एक धार्मिक घोषणा पत्र था। तो मजहरनामा जो लाए, ये मजहरनामा जो आए थे 1579 में आया था। यह धर्म घोषणा पत्र था। तो मजहरनामा को यह घोषणा कब किया गया था? 1579 में घोषित किया गया था। बात को समझ पा रहे हैं ना? अब आगे हम लोग देखते हैं जब्ती प्रणाली। ये जाप्ती प्रणाली क्या थे? ये अकबर ने जाप्ती प्रणाली क्यों लाया था, किस लिए लाए थे और लाने वाले कौन थे, इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये जाप्ती प्रणाली, इसी को आईने दसाला भी कहा जाता है। ये लाए थे टोडरमल में। ये कौन लाए थे? टोडरमल ने। इसी जिसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यानी जाप्ती प्रणाली को आईने दसाला भी कहा जाता है, टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। जाप्ती प्रणाली को जो लाए थे वो कौन लाए थे? टोडरमल ने लाए थे। ये कब लाए थे? 1580 में लाए थे। कब लाए थे? 1580 में लाए थे। और ये 8 प्रांतों पर लागू किया था। अब ये क्यों लाए थे? दरअसल में ये जाप्ती प्रणाली ये जो थे ये 10 साल के लिए थे। किसी प्रांत, जब प्रांत पर लागू होते थे तो 10 साल में जो उत्पादन होते थे और जो भू राजस्व प्राप्त करते थे तो उत्पादन और भू राजस्व का औसत निकाल लेते थे। कितने? 10 साल का। तो इस 10 साल का जो औसत निकाल लेते थे उस औसत को रई भी कहा जाता था। इसी रई को जाप्ती प्रणाली कहा गया है। बात को समझे? तो अब क्या होता है यहां पर देखो कि 1580 में लाए थे, 8 प्रांतों पर ये लागू किया था। उत्पादन और भू राजस्व को जो 10 वर्ष का होता था, यानी 1570 से 1580 के बीच में 10 साल हुआ। इन 10 साल का औसत निकाल लेते थे। इस औसत को रई भी कहा गया है। इसी रई को जाप्ती प्रणाली कहा गया है। जाप्ती प्रणाली को आईने दसाला भी कहा गया है। इसी को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री, यानी अकबर के प्रधानमंत्री को अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को, यानी मुगल के काल में प्रधानमंत्री को वकील भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वकील कहा गया है। तो अकबर के शासनकाल में प्रथम प्रधानमंत्री बैरम खां बने थे। और पता है बैरम खां इसके संरक्षक भी बने थे, हुमायूं के भी संरक्षक थे। तो बैरम खां को इस प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुआ था। तो क्या हुआ कि जब अकबर ने बैरम खां को हटाने का प्रयास किया तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः ऐसा हुआ कि बैरम खां विद्रोह पर उतर आए, यानी युद्ध पर उतर आए। तो बैरम खां को जब हटाने का प्रयास किया, अंततः हटा दिया।
उसके बाद इस वकील के पद पर या इस प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त कर दिया? शहाबुद्दीन को और महम अनगा को। ये दो, यानी महम अनगा और शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन इसलिए कहा कि देखो किसी एक के ऊपर अगर सत्ता रहेगी, किसी एक के ऊपर सत्ता रहेगी तो आगे वो निरंकुश हो जाता है, आगे वो किसी को उतना मतलब कि वैल्यू नहीं देने लगता है। एक काम करो, सत्ता को बांट दो। तो अब प्रधानमंत्री के पद पर दो लोगों को नियुक्त कर दिया, एक था शहाबुद्दीन और एक थे महम अनगा। ये महम अनगा जो है ये आदम खां की मां थी, आदम खां की मां थी। अब यहां पर देखो, तो जब शहाबुद्दीन और महम अनगा, इसके बाद कौन प्रधानमंत्री पद पर थे? मुनीम खां बने थे, यानी ये सब प्रधानमंत्री है। यानी शहाबुद्दीन और महम अनगा के बाद मुनीम खां बने, उसके बाद बने थे शमसुद्दीन अतगा। अब ये शमसुद्दीन अतगा जो थे ये जीजी अनगा का पति था। ये कौन? शहाबुद्दीन कौन थे? जीजी अनगा का पति था। अब बात को समझिए, तो क्या हुआ कि ये शहाबुद्दीन अतगा को ये आदम खां क्या करते हैं? मार देते हैं। जीजी अनगा जो है ये शहाबुद्दीन अतगा पति, किसके? जीजी अनगा को। तो आदम खां क्या करते हैं? शमसुद्दीन अतगा को मार देते हैं ताकि ये प्रधानमंत्री पद को हासिल कर सके, ये सोच करके। तो इसके बाद क्या होता है? शहाबुद्दीन अतगा को जब मार देते हैं तो यह खबर अकबर तक पहुंच जाते हैं, और अकबर इस खबर को सुनते ही, अभी आदम खां के बारे में अभी पढ़ाएंगे, बार बार विद्रोह करते हैं, तो अकबर जब सुनते ही अकबर क्या करते हैं? इजाजत देते हैं कि आदम खां को एक बोरा में भर दो और ऊपरी मंजिला से 2 बार नीचे फेंक दो। कहा कि अगर बच गया तो भी ठीक है और नहीं बचा तो भी ठीक है। और क्या करते हैं कि 2 बार इसको आदम खां को बोरा में भर देते हैं और ऊपरी मंजिला से नीचे फेंकते हैं 2 बार, और बोरा खोल कर देखते हैं तो देखते हैं कि वो मर चुका था। और यह खबर अकबर खुद जाते हैं इसके मम्मी महम अनगा के पास, और महम अनगा को कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ, आपका पुत्र अभी दुनिया में नहीं रहा। ये खबर अकबर खुद महम अनगा को देती है। महम अनगा इस न्यूज को सुन करके क्या होती है? बीमार पड़ जाती है, और अंततः 1562 ईस्वी में 1562 में महम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है। समझे? तो आप लोगों को इस प्रकार से कहानी को याद रखना पड़ेगा। आप लोग जल्दी से कोई स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे और बहुत सारा देखना है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं, मुगल राजवंश के दीवान देखते हैं। अभी हम लोग टोडरमल बंदोबस्त देख रहे थे, उसके बाद हम लोग देखो यहाँ 3 नंबर में लिखे हैं दीवान। दीवान जो है ये फारसी का शब्द है। दीवान जो है ये फारसी का शब्द है। दीवान के पद पर सबसे पहले नियुक्त कौन थे और ये दीवान था क्या? तो दीवान जो था भू राजस्व एवं आर्थिक मामले के आर्थिक से संबंधित रखता था। तो ये दीवान के पद पर कौन थे? मुजफ्फर खां तुर्बाती और ख्वाजा मंसूर, ये दोनों जो थे ये दीवान के पद पर आसीन थे। इन लोगों ने तकरीबन 30 साल तक, यानी 30 वर्ष तक दीवान के पद पर ही नियुक्त रहा। ये दीवान का जो पद था, ये दीवान का पद भू राजस्व एवं आर्थिक मामले से संबंधित था। ठीक है ना? यानी भू राजस्व एवं आर्थिक मामले से संबंधित दीवान था। दीवान फारसी का शब्द है। अब हम लोग अकबर के नौरत्न पढ़ते हैं, यानी अकबर के सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कह लो, या तो एग्जाम के पॉइंट से सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नवरत्न। नवरत्न को समझिए। सबसे पहले ये नवरत्न जो है जिसमें 9 विद्वान थे, यानी जितने भी नाम लिखेंगे वे सब विद्वान है और सब अकबर के दरबार में ही रहते थे, तो इनको नवरत्न की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले जो नवरत्न है बीरबल, अभी आगे हम लोग बीरबल को भी देखेंगे। ये बीरबल का जो बचपन का नाम था, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। तो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, पहला नवरत्न। दूसरा नवरत्न जो है यह है अबुल फजल। कौन है दूसरा नवरत्न? अबुल फजल। अबुल फजल जो थे ये शेख मुबारक के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के पुत्र थे। और अबुल फजल का जन्म जो हुआ था वो आगरा में हुआ था, और इसके भाई जो थे ये फैजी थे। अभी फैजी भी नवरत्न में से एक है। तो अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ है, इसका भाई फैजी थे। सबसे पहले मेडिवल हिस्ट्री में या सबसे पहले मेडिवल में या मुगल काल में, हम मुगल काल कहेंगे, सबसे पहले मुगल काल में अमेरिका के खोज की जो व्याख्या किया था वो अबुल फजल ने किया था। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि अमेरिका की खोज की व्याख्या करने वाले मुगल काल में कौन से विद्वान थे, तो वो कौन थे? अबुल फजल थे। और फिर बताता है कि अकबरनामा, यानी
जो अकबर के जीवनी जो है अकबरनामा, तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा किसने लिखा था? यही अबुल फजल ने लिखा था। यानी अकबरनामा के प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। इस चीज को याद रखिएगा। जरा सा अकबरनामा के ऊपर, अकबरनामा 3 भागों में है। अकबरनामा कितने भागों में है? 3 भागों में है। और अंतिम जो भाग है वो है आईने अकबरी, और आईने अकबरी खुद 5 भाग में है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अकबरनामा 3 भाग में है, अंतिम भाग आईने अकबरी है, और अंतिम भाग आईने अकबरी खुद 5 भाग है, और 5 भाग का जो अंतिम भाग है उसी में अबुल फजल का जीवनी लिखा हुआ है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो आईने अकबरी कितने भाग में है? 5 भाग में है। और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद किए थे वो कौन थे? अबुल फजल थे। अबुल फजल ने फारसी का पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था, फारसी भाषा में। पर पंचतंत्र को किस नाम से अनुवाद किया था? तो अनवर ए सोहेली नाम से। आप लोग इसको याद करते रहिए कि अनवर ए सोहेली नाम से पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे? अबुल फजल थे। और अबुल फजल की मृत्यु कब होती है? 1602 में, यानी 1602 ईस्वी में अबुल फजल की मृत्यु हो जाती है। तो ये अबुल फजल जो थे दूसरा महत्वपूर्ण नवरत्न थे। और तीसरा महत्वपूर्ण नवरत्न जो थे वो फैजी थे। फैजी कौन है? शेख मुबारक के पुत्र है, यानी फैजी जो है वो अबुल फजल के भाई थे। ठीक है ना? अबुल फजल के भाई कौन थे? फैजी थे। फैजी के पिता का नाम शेख मुबारक, यानी अबुल फजल के पिता का नाम शेख मुबारक। तो ये दोनों भाई थे। कहा जाता है कि इसका भी जन्म कहां हुआ था? आगरा में हुआ। आगरा में हुआ था। और ये किस पद पर नियुक्त थे? फैजी फैजी जिस पद पर नियुक्त थे वो अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे। कौन थे? अनुवाद विभाग के अध्यक्ष थे। और कहा जाता है कि मुगल काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फारसी में जो अनुवाद किए थे वो कौन थे? फैजी थे। यानी महाभारत को फारसी में अनुवाद करने वाले कौन है? फैजी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा और चौथा जो है नवरत्न वो है तानसेन। ये तानसेन, इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था और समाधि भी ग्वालियर में है। आप लोग इसको भी याद रखिए। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ और इसका समाधि भी ग्वालियर में है। अकबर ने इसे, तानसेन को अकबर ने एक उपाधि प्रदान किया था, कंठभरण विलास की उपाधि प्रदान किया था। तो अगर ये क्वेश्चन हमें पूछे कंठभरण विलास की उपाधि किसको प्रदान किया था अकबर ने? तो तानसेन को ही प्रदान किया था। तानसेन का बचपन का जो नाम है रामतनु पांडे। अक्सर बचपन के नाम से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि कुछ देर पहले बताया कि बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, उसी प्रकार तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण नवरत्न है। और 5वां महत्वपूर्ण जो नवरत्न है वो है टोडरमल। ये टोडरमल, इसका जन्म हुआ था सीतापुर में। और ये सीतापुर कहाँ है? सीतापुर एक जिला का नाम है। सीतापुर एक जिला का नाम है। और ये सीतापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में टोडरमल का जन्म हुआ था। टोडरमल एक ऐसे व्यक्ति थे जो शेर शाह के समय में भी और अकबर के समय में, दोनों के समय में कार्य करने वाले विद्वान थे। यानी दोनों के समय में कार्य करने वाले व्यक्ति जो थे वो टोडरमल थे। यानी शेर शाह और अकबर के समय में भी ये कार्य किया था। फिर कहा जाता है कि भागवत पुराण को फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी भाषा में भागवत पुराण को अनुवाद जो करने वाले थे वो टोडरमल थे। जैसे अभी कुछ देर पहले बताया कि फैजी का फारसी भाषा में अनुवाद महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले फैजी थे। उसी प्रकार भागवत पुराण को फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन थे? टोडरमल थे। तो ये हमारे नवरत्न 5 हो गया और 4 है, यानी कुल मिलाकर नवरत्न मतलब 9 विद्वान। तो अभी हम लोग कितना पढ़े हैं? 5 और 4 बाकी है। आप लोग तुरंत इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग 5 नवरत्न पढ़े हैं। अब हम लोग 6ठा नवरत्न को पढ़ रहे हैं। 6ठा नवरत्न जो थे वो थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना वही रहीम है जो आज इसके दोहे बड़ा प्रचलित है। हम लोग कहते हैं ना कि ये रहीम का दोहा है, ये रहीम का दोहा है। तो वही रहीम, ये रहीम कौन थे? बैरम खां के पुत्र थे। कहा जाता है कि बैरम खां जब विकल्प अकबर दिए थे कि आप एक काम कीजिए, जो भी पद चाहते हैं ले लीजिए या फिर आप मक्का की यात्रा पर चले जाइए। तो बैरम खां ने उस समय मक्का की यात्रा जाने के लिए वो तैयार हो गए। तो बैरम खां जब मक्का की यात्रा कर रहे थे तो बीच में किसी ने इसको मार दिया और इसकी हत्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? अकबर सलीमा बेगम से शादी कर लेते हैं और
सलीमा बेगम से शादी कर लेते हैं और क्या होते हैं कि इसको अपना लेते हैं और अपने घर ले आते हैं, तो वही होते हैं रहीम। ये रहीम कौन है? ये यही बैरम खां के पुत्र है। और ये सलीम ये अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, ये इसके जो पुत्र थे सलीम, अकबर के पुत्र जो सलीम थे, इसके गुरु भी थे। सलीम के गुरु कौन थे? सलीम के गुरु जो थे वो अब्दुल रहीम खान खाना थे, यानी वही रहीम जो आज इसके दोहे बड़ा प्रचलित में है। सातवां जो नवरत्न है वो है मान सिंह। मान सिंह जो थे कछवाहा राजपूत थे। ये मान सिंह कौन थे? कछवाहा राजपूत थे। अकबर को इस पर अटूट विश्वास था, अकबर इस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसीलिए अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि भी दिया था। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, यानी इसको फरजंद की उपाधि दिया था क्योंकि इस पर अटूट विश्वास थे। और आठवां जो नवरत्न थे वो है हकीम हुकाम। ये हकीम हुकाम ये अरब से आए हुए थे। ये कहां से आए हुए थे? अरब से आए हुए थे। और नौवां जो नवरत्न है वो है मुल्ला दो प्याजा, और मुल्ला दो प्याजा ये भी अरब से आए हुए थे। तो कुल मिला के इस प्रकार हमारा नौ को नवरत्न पूरा हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अकबर का विजय, यानी अब हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर का विजय। अकबर का जो विजय है, एक है दक्षिण भारत, एक है उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले जो अकबर ने विजय किया था वो मालवा को विजय किया था। मालवा जो है दक्षिण भारत का पहली विजय है। मालवा जो है दक्षिण भारत का पहली विजय है। ये मालवा को विजित कब किया था अकबर ने? 1561 में। 1561 में यहाँ के जो शासक थे, मालवा के जो शासक थे वो थे बाज बहादुर, और बाज बहादुर यहाँ मालवा के शासक थे, और इसकी पत्नी थी रूपमती। रूपमती, और इन लोगों का जो राजधानी था, बाज बहादुर और रूपमती का जो एक प्रकार से समाधि जो बना हुआ है वो उज्जैन में बना हुआ है। तो क्या हुआ था कि इनके जो यहाँ जो विजिट करने के लिए जो भेजा था वो किसको भेजा था? आदम खां को भेजा था। और आदम खां वही महामनगा के पुत्र थे। तो आदम खां ने क्या कर दिया कि मालवा के शासक जो उस वक्त बाज बहादुर थे, बाज बहादुर को पराजित कर देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। और बताया जाता है कि रूपमती बहुत खूबसूरत महिला थी। तो आदम खां क्या करते, इसको पाना चाहते हैं। बात को समझिए, इसको पाना चाहते हैं। तो रूपमती को जब यह बात खबर होती है कि आदम खां को पाना चाहते हैं, तो रूपमती सुसाइड कर लेते हैं, नहीं आत्महत्या कर लेते हैं। तो बाज बहादुर और रूपमती का जो समाधि आज भी जो बना हुआ है, जो समाधि है वो उज्जैन में है, और इन लोगों का राजधानी था सारंगपुर। बात को समझना, ठीक है ना? तो आदम क्या होते हैं कि रूपमती सुसाइड कर लेते हैं। अब आदम खां क्या करते हैं, यहाँ से जितने भी धन मिलते हैं, कहां से? मालवा से। जितने भी धन या जितने भी धन दौलत प्राप्त करते हैं, जितने भी लूटते हैं, सारा चीज आदम खां क्या करते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, अकबर को देना नहीं चाहते हैं। तो अंततः अकबर को जब अकबर ने इसको मजबूर किया तो ये देने पे राजी हो गए, और अकबर ने इसको फिर इसकी गलती को माफ कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। फिर कहा जाता है कि जो चुनार का जो विजय किया था 1561 में, चुनार को विजित किया था, और 1561 में मेड़ता को भी विजित किया था। यहाँ पर दो विजय है, एक है चुनार और एक है मेड़ता। दोनों को विजित अकबर ने कब किया था? 1561 में। और गोंडवाना को ठीक इसके 2 साल बाद, यानी 3 साल बाद 1564 में गोंडवाना को विजिट किया। गोंडवाना के जो शासक थे वीर नारायण, यहाँ जो गोंडवाना ने विजिट करने भेजा था वो आसफ खां को भेजा था, ठीक है ना? फिर कहा जाता है कि मेवाड़। अब ये मेवाड़ जो है, इसको जो विजिट किए थे 1567 ईस्वी में, इसको विजिट करना अकबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि मेवाड़ विजय 1567 में हुआ था। यहाँ के जो शासक और वंश थे, सिसोदिया वंश के शासक उदय सिंह था। तो कहा जाता है कि लगभग अकबर उस टाइम पीरियड में जब किसी क्षेत्र को विजिट कर रहे थे, किसी शासक पर अटैक कर रहे थे, तो बहुत ऐसे शासक थे जो संधि करने पर तैयार हो जाते थे। लेकिन मात्र एक ऐसा शासक सिसोदिया वंश एक ऐसा वंश था, इन लोगों ने कभी भी मुगलों का अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। तो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करने वाले कौन थे? सिसोदिया वंश थे। तो सिसोदिया वंश के जो शासक थे उदय सिंह, अंततः पराजित हो जाते हैं, ये भाग जाते हैं, लेकिन इसके अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर इसकी मृत्यु कब हो जाते हैं? 1572 में इसकी मृत्यु हो जाते हैं। और फिर यहाँ के जो शासक बनते हैं वो राणा प्रताप बनते हैं। और हम इसके बाद मेवाड़ के विजय के बाद अब हम लोग महाराणा प्रताप, जो हल्दी घाटी का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, इसके बाद हम लोग देखेंगे। आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला विजय अकबर का, उत्तर भारत का अगला विजय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का युद्ध, जरा सा एक मिनट, जरा सा एक सेकंड रुकिए आप लोग।
तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ महाराणा प्रताप थे और एक तरफ अकबर थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 18 जून 1576 को। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। अब मजे की बात है कि एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ अकबर की सेना। तो महाराणा प्रताप की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हकीम खान या तो हकीम सूद, और अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मान सिंह। आप लोग यहाँ एक पॉइंट को जरा सा देखिए, जैसे अभी होता है ना छोटी छोटी बातों पे हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं धर्म के नाम पर, तो यहाँ आप लोग जरा सा गौर कीजिए कि महाराणा प्रताप की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं वो एक मुस्लिम है जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, और अकबर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मान सिंह है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि धर्म कभी भी बीच में नहीं आया है, ये ले आते हैं अलग वाली बात है। तो यह कितनी एक मतलब कि आज के समाज को यहाँ पर एक क्या मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज को समझिए कि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान का हकीम सूर, और अकबर की तरफ से मान सिंह। और इसी युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में ही एक लेखक थे जो अकबर की तरफ से भाग लिए थे, बदायूनी का बुक का नाम है मुंतखब उल तवारीख। ये बदायूनी का लिखा हुआ किताब है। इसी किताब से पता चलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध का पूरा विवरण जो मिलता है बदायूनी अपने किताब में लिखते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ जो हकीम खान सूर जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी ये महाराणा जो प्रताप जो थे ये सिसोदिया वंश के शासक थे। कहा जाता है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंड में। ये गोगुंड नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। तो इनके दो राजधानी थे, पहले राजधानी जो थे वो चित्तौड़ थे और दूसरे राजधानी कुंभलगढ़ थे। इनका जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1539 में, 1539 में, और मृत्यु हुआ था 1597 में। अब यहाँ पर बात सुनिए कि जब दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई, जब युद्ध के मैदान में जब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध होने लगा, तो क्या हो गया कि महाराणा प्रताप ये क्या हो जाते हैं, घायल होकर के नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। तो जब जैसे ही जमीन पर गिर जाते हैं, ये क्या होते हैं कि एक राजपूत आते हैं जिसका नाम था झाला राजपूत। ये झाला राजपूत आते ही महाराणा प्रताप के जो मुकुट थे अपने पे डाल लेते हैं और तलवार उठा के लड़ने लगते हैं। लोग नहीं समझ पाते कि महाराणा प्रताप ही है कि कोई और है, क्योंकि ये देखने में भी महाराणा प्रताप की तरह लग रहे थे। अंततः महाराणा प्रताप क्या होते हैं कि पहाड़ियों की तरफ भाग जाते हैं उधर, और घास फूस खाना मतलब कि एक प्रकार से खाना पसंद कर लेते हैं, लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार करना पसंद ये नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे वंशज ने आज तक मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया है, ये किसी भी सूरत पर हम मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। अंततः क्या हो जाते हैं कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर का सेना या तो मुगल जीत जाते हैं, और क्या हो जाते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। इसलिए यह युद्ध कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हल्दी घाटी का युद्ध ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग ये काम कीजिए, इस डेट को याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। तो ये था अकबर का मतलब उत्तर भारत का विजय। उत्तर भारत के विजय में अगला है गुजरात विजय। ये गुजरात विजय कब किया था? 1572 ईस्वी में किया था। यहाँ के जो शासक थे मुजफ्फर खान तृतीय थे। ये मुजफ्फर खान तृतीय यहाँ के शासक थे। इमादत खान क्या करते थे? शासन का कार्य संभालते थे। और जब यहाँ गुजरात को विजय कर लिया तो अजीज कोका को गवर्नर बना दिया। यही में कहा जाता है कि जब यहाँ पर विद्रोह जब हुआ था तो अकबर जा रहे थे, और कहा जाता है कि 409 मील मतलब कि 450 या 500 किलोमीटर जा चुके थे, तो अकबर फिर से आते हैं और विद्रोह को दबाते हैं और गुजरात का शासक किसको बना देते हैं? अजीज कोका को बना देते हैं। इस पॉइंट को समझिए। और कहा जाता है इसी गुजरात विजय में ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ये अक्सर क्वेश्चन अगर कोई पूछे या किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कब देखा था? गुजरात विजय में ही अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखा था। अगला विजय जो अकबर का माना जाता है वो बंगाल एवं बिहार विजय। बंगाल एवं बिहार विजय जो है 1574 से 1576 में बंगाल एवं बिहार विजय किया था। यहाँ के शासक कौन थे? दाऊद खान थे। ये दाऊद खान को क्या करते हैं? इसको पराजित करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि खाने जहान को यहाँ का गवर्नर बना देते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग अकबर का विजय को देख रहे हैं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट विजय है, उसको भी देखना है, जो हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से इसको नोट्स कर लीजिए। तो चलो अब हम लोग अगला विजय अकबर का देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विजय है काबुल विजय। आप लोग इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि यह विजय से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। काबुल विजय अकबर ने कब किया था? तो कब किया था? 1581 ईस्वी में किया था। काबुल विजय अकबर का कब हुआ? 1581 में हुआ था। यहाँ के जो गवर्नर थे वो थे मिर्जा मोहम्मद हकीम। ये मिर्जा मोहम्मद हकीम जो थे ये बादशाह बनना चाहता था। यानी मिर्जा मोहम्मद हकीम काबुल के मतलब कि गवर्नर थे, तो ये जो थे ये बादशाह बनना चाहता था। आप लोग इसको देखिए, ये बादशाह बनना चाहता था। और ये मुल्ला याजदीन जो लिखे हैं ये जौनपुर के मौलवी थे। मुल्ला याजदीन जौनपुर के ये मौलवी थे। इन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। और ये मिर्जा मोहम्मद हकीम गवर्नर था, तो ये बादशाह बनना चाहता था। तो इसके विद्रोह को अकबर ने दबाया, और इसी का जो बहन थी वो थी बख्तुन्निसा। बख्तुन्निसा किसकी बहन थी? मिर्जा मोहम्मद हकीम की थी। और इसे विद्रोह को दबा करके बख्तुन्निसा को काबुल का गवर्नर बना देते हैं। और बाद में इस गवर्नर के पद पर कौन आ जाते हैं? मान सिंह आ जाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अब सवाल बनता है कि अकबर की मृत्यु से अंततः अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होता है। इसके जो चिकित्सक थे हकीम खान थे। ये हकीम खान इसके चिकित्सक थे किसके? अकबर के। एक रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है, आतिसार रोग से अकबर की मृत्यु हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अकबर के जो मृत्यु होते हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? मकबरा से सवाल बनता है। तो अकबर का मकबरा है आगरा से 27 किलोमीटर दूर। कब? कहां? 27 किलोमीटर दूर सिकंदरा में। ये सिकंदरा एक जगह का नाम है जो सिकंदर लोदी ने बसाया था। आप लोग इसको भी नोट करते चलिए। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा को बसाया था। बाद में अकबर ने इसको बहिस्ताबाद नाम दे दिया। बहिस्ताबाद। आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। यानी अकबर का मकबरा कहां है? आगरा से 27 किलोमीटर दूर सिकंदरा में। सिकंदरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। तो इस सिकंदरा का नाम बदल करके बाद में अकबर ने बहिस्ताबाद रख दिया था। तो ये था हम लोग का जीवनी। अब हम लोग आगे इसके बाद मुगल वंश का अगला शासक देखेंगे। आप लोग अच्छा से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट कर दीजिए, या तो फिर वीडियो को बार बार देखिए। बहुत अच्छा चीज बताइए, एक एक पॉइंट को बता रहे हैं। ठीक है। तो चलो अब हम लोग मुगल राजवंश का अगला शासक देखते हैं कौन है। तो चलो अब हम लोग मुगल राजवंश के अगला शासक देखते हैं ना। तो आप लोग देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग लगातार देखते रहिए, तुम बने रहिए। सिर्फ वही चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिए, और ये मेरा चैलेंज है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि जहां से पूछेगा वही चीज बता रहे हैं। और मुगल राजवंश से अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां से मैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां से मैं क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है। हालांकि हम भी थक गए हैं, आप लोग जरा सा पानी पी लीजिए इसके बाद। ठीक है ना। तो चलिए अगला देखते हैं जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। इसका पूरा नाम से अक्सर सवाल पूछता है। इसका पूरा नाम क्या था? यहाँ पे इसका पूरा नाम जो था, जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नाम को याद रखिएगा, नाम लिखने में तो को क्या बढ़ जाएगा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये जहांगीर का पूरा नाम था। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। इसके पिता जो थे वो अकबर थे। इसके पिता अकबर थे, और इसकी माता जो थी जोधाबाई थी। इसकी माता जो थी जोधाबाई को हरकाबाई कहते हैं। और इसके पुत्र थे खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। इसके 4 पुत्र थे। तो कहा जाता है कि खुसरो बहुत ज्यादा मद्यपान क्या करते थे, अंततः आगे चल करके खुर्रम शासक बनते हैं। तो कहा जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है? मकबरा से अक्सर इसका सवाल पूछा जाता है। तो किस शासक का मकबरा पाकिस्तान में है या तो दूसरे भारत में नहीं है? तो जहांगीर है जिसका मतलब कि मकबरा भारत में नहीं बल्कि कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर के सहरदा जिले में इसका मकबरा स्थित है। ठीक है। अब जहांगीर के बाद जो अगला शासक बनते हैं वो है शाहजहां। शाहजहां ये मुगल राजवंश की अभी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कि शक्तिशाली भी कह सकते, बहुत ही महत्व वाले शासक थे।
शाहजहां का टाइम पीरियड जो है 1628 से लेकर के 1658 तक। अक्सर इसके मतलब कि शासनकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए कि शाहजहां का 1628 से लेकर 1658 तक है। इसके पिता कौन थे, अभी कुछ देर पहले पढ़े जहांगीर। माता कौन थी, जगत गोसाई या जोधाबाई, जोधाबाई को हरकाबाई भी कहा जाता है, ये एक राजपूत थी। इसकी पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल, और एक आसफ खां। अभी ताजमहल जो हम लोग देखते हैं तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। किसके लिए करवाया था, मुमताज के लिए, है कि नहीं। तो ताजमहल जो बना है, मुमताज महल जो इसकी पत्नी थी, उसी के नाम पर ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया है, जो कहां पर है, आगरा में है। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था 1628 ईस्वी में। आप लोग इसको याद रखिएगा, राज्याभिषेक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल राजवंश में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राज्याभिषेक से पूछा जाता है, चाहे अकबर का राज्याभिषेक पूछे या फिर जहांगीर का राज्याभिषेक पूछे या फिर किसी का भी मतलब कि राज्याभिषेक पूछे। तो आप लोग याद रखिएगा कि शाहजहां का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1628 ईस्वी में हुआ था, और इनका राजधानी जो अभी इससे पहले जो शासक जो पढ़ रहे थे मुगल राजवंश में, उन लोगों का राजधानी कहां था, आगरा था। लेकिन शाहजहां का जो राजधानी था, इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया है, ठीक है। तो ये हम लोग का शाहजहां से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बराबर बने रहिए। इसके बाद जो अगला जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग क्वेश्चन पूछेगा वो औरंगजेब से पूछेगा। औरंगजेब भारत के बहुत ही शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री के अंतिम जो शक्तिशाली शासक औरंगजेब को भी माने जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था वो 1707 तक, यहीं तक याद रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है वही मेडिवल हिस्ट्री है। उसके बाद जो जितना पढ़ेंगे सब मॉडर्न हिस्ट्री या तो आधुनिक हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है 1658 से लेकर के 1707 तक, ठीक है ना। इसके पिता कौन थे, इसके पिता थे अरे जरा सा डिस्टर्ब हो गया है, जरा सा मिस्टेक हो गया हमसे यहाँ पर। पिता जहांगीर नहीं होगा, क्या होगा, शाहजहां होगा। आप लोग इसको याद रखें, शाहजहां। इसके पिता कौन थे, शाहजहां थे। और औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी मृत्यु कब हुआ, 1707 तक। 1707 तक ही मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो औरंगजेब का मकबरा से अक्सर सवाल पूछते हैं कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। औरंगजेब का मकबरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में किस जगह पर, खुलदाबाद में। खुलदाबाद एक जगह का नाम है, यहीं पर जो है एक औरंगजेब का मकबरा बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग मुगल राजवंश लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। एक बार नहीं, आप लोग बार बार देखिए। आप, मैं तो कहता हूं सिर्फ वीडियो ही देख के एग्जाम देने चले जाइए। ये मेरा चैलेंज है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप लोग जैसे हम लिखे हैं उस प्रकार से नोट्स बना लिए हैं, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स को सामने रखिए, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो छूटने का कोई संभावना है ही नहीं। और उसके बाद सब्जेक्टिव भी आप आराम से बना के लिखिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे। जो हम लोग पूरा जो पढ़ेंगे, ये हम लोग प्राचीन भी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग मेडिवल को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगला जो कंप्लीट करने वाले हैं क्रैश कोर्स सीरीज में, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अब इसके बाद पूरा अच्छा से उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।